अमेरिका ने रशिया पर अटैक किया तो क्या ये एक न्यूक्लियर वॉर बन जाएगी? ये कोई फिक्शन नहीं बल्कि ये एक रियलिटी है जो हमारी दुनिया का फ्यूचर हो सकता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब की एग्जैक्ट पावर क्या होती है? अगर आपके शहर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो क्या होगा? एक न्यूक्लियर वार के बाद दुनिया कैसे होगी? इन तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो में जानेंगे। द जियोग्राफिक की वीडियोस में आप सबका फिर से वेलकम है। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर हमें बहुत सपोर्ट देती है। नाजरीन, थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि एक न्यूक्लियर वार का हम सब पर क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कितने कंट्रीज के पास ये बॉम्ब्स मौजूद है और इनका यूज किन हालात में किया जा सकता है। पूरी दुनिया में 15,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास ही पूरी दुनिया के तकरीबन 14,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जबकि बाकी कंट्रीज यानी इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, यूके, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इन कंट्रीज के पास अराउंड 1,000 न्यूक्स हैं। इजराइल के पास भी कुछ न्यूक्स हैं पर कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कितने हैं। 1945 में अमेरिका ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और इसके बाद 2,475 अलग अलग न्यूक्लियर टेस्ट किए गए हैं। इसमें से तकरीबन 85% टेस्ट सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया ने किए। नाजरीन, हम सब ने हिस्ट्री में ये पढ़ा है कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर अटैक्स किए हैं। 6 अगस्त सन 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से एक बॉम्ब डाला गया। तब तकरीबन 1 लाख लोग मारे गए। इस अटैक से होने वाली रेडिएशन की वजह से आने वाली जनरेशन को भी कैंसर से लड़ना पड़ा। पूरे सिटी के बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए। और क्या आप इसके डेंजरस पार्ट को जानते हैं? उस बॉम्ब में सिर्फ 1.3% यूरेनियम यूटिलाइज हुआ था। सिर्फ उसी में ही न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और बाकी सारा का सारा फेल हो गया था। अगर ये 100% यूरेनियम यूज हो जाता तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता था। तब ये बॉम्ब सिर्फ अमेरिका के पास था, लेकिन आज ये न्यूक्स 9 मुल्क के पास हैं और इन सब कंट्रीज की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। और अगर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज करता है तो ये सिर्फ उन देशों के बीच की जंग नहीं होगी बल्कि ये तो तबाही की शुरुआत होगी। नाजरीन, आज तक सिर्फ 2 बार न्यूक्स यूज हुए हैं। लिटिल बॉय 15 किलो का बॉम्ब था जिसने पूरे शहर को राख में बदल दिया और नागासाकी में 21 किलो का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट के बाद जो क्लाउड बनता है इसको मशरूम क्लाउड कहते हैं। नागासाकी के ब्लास्ट का क्लाउड माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचा था, बट दैट इज नॉट द स्कैरी पार्ट। B-83 अमेरिका का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जो लिटिल बॉय से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन 1961 में सोवियत यूनियन ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। सार बॉम्ब आज का सबसे पावरफुल बॉम्ब है जिसकी पावर है 350 मेगाटन्स। यानी ये बॉम्ब्स हिरोशिमा के लिटिल बॉय से 3000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इस ब्लास्ट के बाद इसके शॉक वेव्स पूरी दुनिया में 3 बार घूमे गए और इस धमाके ने 1000 माइल दूर नॉर्वे और फिनलैंड की दरवाजे, खिड़कियां वगैरह को भी तोड़ दिया। इस बॉम्ब ब्लास्ट का फायर बॉल 8 किलोमीटर चौड़ा और 64 किलोमीटर ऊंचा था। अब देखते हैं कि अगर आज किसी शहर में एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर न्यूक्लियर अटैक होगा उस जगह वहां का टेम्परेचर सूरज के सरफेस से भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। ये आग का गोला कुछ ही सेकंड्स में कई किलोमीटर तक पहुंच जाएगा और इसके 50 किलोमीटर के रेंज में कुछ भी नहीं बचेगा। इंसान, बिल्डिंग्स, जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ राख में बदल जाएगा। और सिर्फ ये बात यहाँ पर खत्म नहीं होगी बल्कि इस ब्लास्ट के पैदा होने वाले शॉक वेव्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा यानी 1200 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तेजी से स्प्रेड होंगी, जिससे बिल्डिंग्स गिरने लगेंगी और दरख्त उखड़ जाएंगे। ये इमेजिनरी एक अर्थक्वेक तो होगा लेकिन जमीन के नीचे नहीं, हवा में। न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद ये रेडिएशंस काफी लोगों की जान लेता रहेगा। न्यूक्लियर रेडिएशंस पानी में मिक्स हो जाएंगे और पानी अगले कई सालों के लिए जहर बन जाएगा। एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और आने वाली नस्लों में जेनेटिक्स इश्यूज और कैंसर भी होगा। न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिस देश पर भी यूज होगा उस मुल्क का फ्यूचर ऑलमोस्ट डार्क हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर वार सिर्फ उसी मुल्क की बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं होती बल्कि ये हम सब के घर तक पहुंचेगी। नाजरीन, इसके इफेक्ट्स 5 स्टेप्स में डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। पहला स्टेप होता है इमीडिएट डिस्ट्रक्शन का यानी सिटीज का और इंसानों की मौत। सेकंड स्टेप है फॉल आउट का यानी न्यूक्लियर के मलबे और डस्ट से जमीन की मिट्टी, पानी और एयर पोल्यूट होगी जिससे खाने की चीजें ग्रो नहीं कर पाएगी। थर्ड स्टेप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन हेल्थ है
जिससे लोगों में कैंसर और जेनेटिक्स म्यूटेशन होगा। फोर्थ स्टेप है एनवायरमेंट डैमेज का। इंसानों की तरह नेचर पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है सोसाइटी के कोलैप्स होने का, यानी एज अ सोसाइटी फंक्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा, हर जगह अफरा तफरी होगी। इसलिए एक न्यूक्लियर वार की खासियत ही यही है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी टारगेट देश पर नहीं होगा बल्कि बाकी के आस पड़ोस सब पर होगा, क्योंकि जिस तरफ हवा जाएगी उसी तरफ रेडियो एक्टिव फॉल आउट ट्रेवल करेगी, जहां से ये रेडिएशन दरियाओं में मिलेगी और आगे जाकर और समंदर में भी ये मिल जाएगा, जो कि ओशन की लाइफ को बर्बाद कर देगा, यानी यही मछलियों को खाने वाले इंसानों पर भी असर होगा। यानी एक इंटरकनेक्ट दुनिया में ये सब एक दूसरे मुल्क में हर एक के पीछे ये रेडिएशन पहुंचेगी। इसलिए सबसे डेंजरस बात यह है कि एक बार न्यूक्लियर अटैक से ये बात खत्म नहीं होगी, ये एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करेगा जहां हर न्यूक्लियर कंट्री अपने एनिमी कंट्री पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद न्यूक्लियर स्मोक हमारे आसमान को पूरा कवर कर देगा, जैसा कि एक वोल्केनो इरप्शन की वजह से स्काई ढक जाता है। यहाँ ये स्मोक सनलाइट को ब्लॉक करने में लग जाएगा, तब सूरज की धूप जमीन पर कम क्वांटिटी में आने से जमीन पर एक कूलिंग इफेक्ट होगा, जिससे हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री से भी ज्यादा नीचे गिर जाएगा, जिसको न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, जिससे हर चीज जमनी शुरू हो जाएगी और ट्रेड करना अगले 10 सालों तक इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस मुल्क पर अटैक होगा उसकी मदद करना दूसरे मुल्क के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। अब अगर 35 मिलियन टन यूरेनियम को माइनिंग किया और एनर्जी जनरेट करने में इन्वेस्ट किया तो ह्यूमैनिटी के लिए अगले 2000 साल के लिए हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी होगी। और अगर इसको हमने वेपन के तौर पर किसी भी और मुल्क के खिलाफ यूज किया तो ये किसी भी मुल्क के लिए बुरा ही साबित होगा। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पूरा 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी काफी ऐसे लोग हैं जो वॉर को सपोर्ट करते हैं, ये समझे बगैर कि एक वॉर लाइक सिचुएशन हम सब के लिए एक डेंजरस सिचुएशन होगी। सन 1945 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर एक इमेजिनरी क्लॉक बनाया जिसे डोम्सडे क्लॉक कहते हैं, जहां 12 बजने पर न्यूक्लियर वार की वजह से दुनिया का खात्मा होगा, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। 12 बजने का फिलहाल किसी को भी इल्म तो नहीं है, लेकिन ये सुई 12 के कितने करीब है ये इस बात का साइन है कि वर्ल्ड में टेंशन कितनी ज्यादा है। 1953 में ये सुई मिडनाइट से सिर्फ 2 मिनट दूर थी। ये कोल्ड वार की शुरुआत का वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया एक दूसरे के अगेंस्ट मिसाइल्स ताने हुए थे। उस वक्त धीरे धीरे जब ग्लोबल टेंशन कम हो गई तब साइंटिस्ट ने ये सुई को धीरे धीरे पीछे कर लिया, लेकिन अब ये सुई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद फिर से 90 सेकंड्स टू मिडनाइट पर रुकी है, जिसका मतलब ये है कि आज एक न्यूक्लियर वार की टेंशन उस वक्त की टेंशन से भी ज्यादा हो गई है। अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि एक न्यूक्लियर वार इस दुनिया का दी एंड साबित होगा। इस वार का इफेक्ट उन कंट्रीज पर भी होगा जो इन वार से मीलों दूर रहते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए।